केवल 2 दशकों में वियतनाम का निर्यात आसमान छू गया है। इसी समय वियतनाम की प्रति व्यक्ति जीडीपी ने भी 3% की बड़ी छलांग लगाई, और यह शायद दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र देश था जिसकी अर्थव्यवस्था महामारी के बावजूद अच्छी स्थिति में रही। 2020 में चीन को पछाड़ते हुए वियतनाम एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था थी। चीन ने 1978 में अपने बाजार सुधार और खुलेपन की शुरुआत की। वियतनाम ने चीन के नक्शेकदम पर चलते हुए 1986 में डोई मोई के रूप में जाना जाने वाला अपना खुद का बाजार सुधार शुरू किया, जिससे पिछले दशकों से दोनों देशों में आर्थिक विकास उल्लेखनीय रहा है। 1986 में वियतनाम ने राजनीतिक और आर्थिक नवाचार अभियान डोई मोई शुरू हुई, जिसने वियतनाम की केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से समाजवादी उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सुधारों की शुरुआत की। डोई मोई के साथ ही वियतनाम ने अधिक खुले बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। पहले कार्यक्रम ने कृषि सामूहिकों को समाप्त कर दिया और कृषि वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण हटा दिया और किसानों को बाजार में अपना माल बेचने में सक्षम बनाया। इस नीति ने निजी व्यवसायों और विदेशी निवेश की स्थापना को प्रोत्साहित किया, साथ ही साथ विदेशी स्वामित्व वाले उद्यमों को भी प्रोत्साहित किया। 1990 के दशक के अंत तक डोई मोई के तहत व्यापार और कृषि सुधारों की सफलता अविश्वसनीय थी। 30,000 से अधिक निजी व्यवसायों का निर्माण किया गया था और अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ रही थी। 1990 के दशक की शुरुआत से 2005 तक वियतनाम में गरीबी लगभग 50% से घटकर 29% हो गई। हालांकि भौगोलिक रूप से भिन्न प्रगति शहरी क्षेत्रों में केंद्रित अधिकांश विकास के साथ यह संभव हुआ, जबकि देश अधिक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित हो गया है। वियतनामी सरकार अभी भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि बैंकिंग प्रणाली, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और विदेशी व्यापार के क्षेत्रों पर कड़ा नियंत्रण रखती है। लेकिन वियतनाम 40 से अधिक वर्षों के विनाशकारी युद्ध से पीड़ित रहा था, जिनमें वर्ल्ड वॉर 2, फ्रेंच के खिलाफ युद्ध, वियतनाम युद्ध, खमेर दुष्ट चीन वियतनामी युद्ध प्रमुख थे। बुनियादी ढांचे की तबाही और मानसिक आघात को ठीक होने में दशकों लग जाते हैं। वियतनाम युद्ध किसी दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। खैर, साथ ही पिछले 20-30 वर्षों से वियतनाम ने अपनी मानव पूंजी और बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है। वियतनाम ने प्राथमिक शिक्षा में बड़े सार्वजनिक निवेश किए। यह जरूरी था, क्योंकि बढ़ती आबादी का मतलब नौकरियों की बढ़ती जरूरत भी है। लेकिन वियतनाम ने भी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया, और आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ और बाजार के अनुकूल नीतियों के साथ वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया में विदेशी निवेश और विनिर्माण का केंद्र बन गया। फिर भी एक औद्योगिक दिग्गज बनने के बावजूद वियतनाम का कृषि क्षेत्र अभी भी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 14% प्रतिनिधित्व करती है और 2022 में कुल कार्यबल का 36% रोजगार देती है, जबकि वियतनाम के उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद का 34.5% योगदान दिया और कुल कार्यबल का 28% कार्यरत है। सेवा क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद का 41.6% प्रतिनिधित्व किया और कुल कार्यबल का 35% योगदान दिया। अब अगर आप व्यापार को देखें, तो आज चीन वियतनाम का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, जिसका कुल आयात और निर्यात मूल्य 176.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि वियतनाम के कुल आयात और निर्यात का 2% है। चीन के अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त रूप से कुल व्यापार का 26% बनाते हैं, जिसका मूल्य 120 बिलियन डॉलर है। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते एक अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं। 1995 में वियतनाम आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल हो गया। फिर साल 2000 में उन्होंने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और 2007 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। 2018 के बाद से अमेरिका के साथ वियतनाम का व्यापार काफी बढ़ गया है, और बाद में चीन, भारत, जापान और कोरिया के साथ भी व्यापार समझौते हुए। और हम हाल ही में संशोधित ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को कैसे भूल सकते हैं। ये समझौते देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे हैं। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा संभावित बाजार है और वियतनाम में अभी भी 100 मिलियन लोग हैं, लेकिन चीन के मुकाबले आकार में कोई मुकाबला नहीं है। वियतनाम उन कुछ देशों में से एक था जिनकी अर्थव्यवस्था 2020 में कोरोना वायरस महामारी के दौरान बढ़ी थी। कई लोग कहते हैं
कि यह सरकार द्वारा प्रारंभिक और कठोर कार्रवाई और 1-0 कोविड रणनीति के कारण था, जिसने कोविड के केसों की संख्या को लंबे समय तक कम रखा। हालांकि 2021 की गर्मियों में वियतनाम में डेल्टा वेरिएंट का प्रसार वियतनाम के नियंत्रण से बाहर होने लगा। जैसे जैसे संक्रमण दर चढ़ती गई, सैमसंग, एप्पल, नाइक और ज़ारा जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कारखाने हफ्तों तक बंद रखने को मजबूर हो गए थे। तब वियतनाम ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया और टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया और चीन के बजाय पश्चिमी देशों के टीकों का इस्तेमाल किया। इसलिए एशियाई विकास बैंक ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था को 2022 में 6.5% और 2023 में 6.7% से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि पिछले 30 वर्षों में वियतनाम ने जबरदस्त विकास हासिल किया है और यह अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी वियतनाम में उच्च आय वर्ग के क्लब में शामिल होने की क्षमता है। और क्या पता किसी दिन वे चीन के रैंक के करीब पहुंच जाएं। खैर, एक आर्थिक महाशक्ति होने के लिए आवश्यक शर्तें भूमि और उस भूमि में रहने वाले लोग होते हैं। इसलिए वियतनाम के पास अब जितनी भूमि है उससे अधिक भूमि कभी नहीं हो सकती है। इसलिए वियतनाम कभी भी आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाएंगे। जैसे रूस, ब्राजील के पास जमीन है लेकिन इनके पास बहुत लोग नहीं हैं, जैसे कि चीन और भारत के पास है। खैर, कृपया हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताएं और ऐसे ही और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए कमेंट करें और प्लीज सब्सक्राइब करिए और न्यू चैनल को सपोर्ट करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।